हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल द झारखंड न्यूज़ में। आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटों में 141 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 274 ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1811 है। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 141 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, जबकि 274 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम और रांची से एक एक मरीज शामिल है। अब राज्य में 1811 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,44,129 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 3,37,088 ठीक हो चुके हैं। वहीं झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,095 पहुंच चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को सभी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत 14 नेताओं को बुलावा। आर्टिकल 370 हटाने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया गया है। बैठक से पहले इन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और भाजपा के रविंदर रैना ने मीटिंग की पुष्टि कर दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया है। मुझे इस बैठक का निमंत्रण मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर गुलेरिया बोले, अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाले भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक की रिसर्च में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। इससे पहले भारत के महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। देश में अप्रैल और मई महीने के बीच कोरोना की दूसरी लहर भारत में पीक पर पहुंची थी। इस बीच देश भर में कोरोना से मौतों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अधिकतर राज्यों में इस बीच ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी देखी गई थी। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस घटने शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर रोकने के 4 उपाय। भारत की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी का वैक्सीनेशन कराना होगा। लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग करनी होगी जहां कोरोना केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जहां कोरोना पॉजिटिविटी मरीज 5% से ज़्यादा है वहां कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं के नतीजे 31 जुलाई को आएंगे। उससे पहले आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना स्कोर। असेसमेंट स्कीम से जुड़े जवाब भी जानें। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए 30:30:40 का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके मुताबिक किसी भी स्टूडेंट को 10वीं के कुल मार्क्स के 30%, 11वीं के कुल मार्क्स के 30% और 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम के कुल मार्क्स के 40% को जोड़ा जाएगा। इन्हें जोड़कर जो टोटल आएगा उससे 12वीं के थ्योरी में मिलने वाले टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। आप रिजल्ट को कैलकुलेट करते समय ध्यान रखें कि 30:30:40 फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के जिन मार्क्स को जोड़ा जा रहा है उससे केवल थ्योरी का स्कोर ही पता चलेगा। इसे टोटल स्कोर ना माने, क्योंकि इस साल 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स स्कूलों की तरफ से पहले ही सीबीएसई को भेजे जा चुके हैं।
10वीं के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे? 10वीं में स्टूडेंट आमतौर पर 5 या कभी कभी 6 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं। इनमें से 3 टॉप स्कोर वाले सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। 11वीं के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे? 11वीं के एग्जाम में सभी विषयों में स्कोर किए गए कुल मार्क्स को शामिल किया जाएगा। यानी इसमें 10वीं की तरह केवल 3 सब्जेक्ट को नहीं चुनना है। 12वीं के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे? 12वीं में सब्जेक्ट वाइज यूनिट टेस्ट के मार्क्स, मिड टर्म एग्जाम के मार्क्स और प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स जोड़कर स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कॉर्पियो द्वारा बच्चे को टक्कर मारने का मामला। हादसे के 2 दिनों बाद टीएमएच में इलाजरत बच्चे की मौत। बस्ती के लोगों ने मरीन ड्राइव को 4.5 घंटे किया जाम। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव घोड़ा चौक के पास गुरुवार को अज्ञात स्कॉर्पियो के टक्कर से घायल 10 साल के बच्चे ने घटना के तीसरे दिन टीएमएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर जैसे ही बस्ती के लोगों को मिली, वे आक्रोशित हो गए और शनिवार को फिर से मरीन ड्राइव को 4.5 घंटे जाम रखा। सड़क पर बांस रखकर और टायर जलाकर लोग पुलिस प्रशासन का विरोध करने लगे। लोगों ने घटना के विरोध में शुक्रवार को भी मरीन ड्राइव जाम किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। पलामू में पाइप को साफ करने के दौरान हुआ हादसा। 20 मिनट बाद पत्नी छत पर पहुंची तो हुई घटना की जानकारी। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से उपेंद्र प्रजापति 40 वर्षीय की मौत हो गई। घटना पाटन थाना क्षेत्र के कोल्हार गांव की है। शनिवार सुबह करीब 8 बजे उपेंद्र पानी निकासी की पाइप को साफ करने छत पर चढ़ा। 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार छत से बिल्कुल सटा हुआ है। उपेंद्र पाइप साफ करने के दौरान इसी तार की चपेट में आ गया। जब उपेंद्र नीचे नहीं उतरा तो उसकी पत्नी करीब 20 मिनट बाद छत पर गई, जहां उपेंद्र को गिरा देखा। शोर मचाने के बाद परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। तत्काल पाटन स्थित स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। स्थिति को गंभीर देखते हुए वहां से बेहतर इलाज के लिए एमएमसीएच भेज दिया गया। एमएमसीएच में चिकित्सकों ने उपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। उपेंद्र गांव में ही कपड़ा दुकान चलाता था। उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तीर की मौत में मां ने की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग। राज्यपाल से जताई यह आशंका। मृत दरोगा रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन ने बेटी के शव की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बेटी के नाजुक अंग से अत्यधिक रक्तस्राव का होना भी संदेह पैदा करता है। पोस्टमार्टम में इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर जल्दी दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। रूपा की मां पद्मावती उराइन ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में लिखा कि पोस्टमार्टम के बाद उनका बिस्तरा तक सुरक्षित नहीं रखा गया और न ही मेडिकल कॉलेज में एक्सपर्ट के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। कमरे में जब उसका शव हमने देखा था उस वक्त उसके नाक से झाग भी निकल रहे थे, जिससे हमें संदेह है कि उसे जहर भी दिया गया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके निशान उस वक्त उसके शरीर पर साफ दिखाई पड़ रहे थे। गले पर भी 2 रस्सी के निशान थे। पुलिस प्रशासन ने बेटी के हत्यारों को पकड़ने की बजाय बेटी के चरित्र पर ही सवालिया निशान लगा दिया, इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। आगे उन्होंने कहा कि हद तो अब ये हो गई है कि पुलिस ने मेरे पति अर्थात रूपा के पिता को ही हत्या का आरोपी बना दिया है तथा बेटी की हत्या के असली आरोपियों को बचाने में लगी हुई है।